Let's get started with peptide and proteins. So we now turn to polymers of amino acid. तो अब हम जो अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं अब हम उनकी तरफ रुख करते हैं। तो ये क्या होता है, ये पेप्टाइड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि अमीनो एसिड के जो पॉलीमर्स होते हैं हम उनको पेप्टाइड्स कहते हैं या फिर प्रोटीन्स कहते हैं। बायोलॉजिकली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड्स रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज। तो अब ये जो बायोलॉजी में जितने भी पेप्टाइड्स होते हैं ना, वो स्मॉल से वेरी लार्ज तक अपने साइज़ में क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 2 और 3 टू थाउजेंड्स ऑफ लिंक्ड अम्यूनो एसिड रेसिड्यू। तो ये क्या होते हैं, ये मतलब 2 या 3,000 अमीनो एसिड जो हैं वो जुड़ के इनको बनाते हैं। आर फोकस इज़ ऑन द फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज पॉलीमर्स। तो अब हमें ये पढ़ना है कि इनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन पॉलीमर्स की, वो क्या होती हैं, या ये जो अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होती हैं इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। पेप्टाइड्स आर चेन्स ऑफ अम्यूनो एसिड। तो जो पेप्टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेन्स होती हैं अम्यूनो एसिड की। 2 अम्यूनो एसिड मॉलिक्यूल कैन बी कोवलेंटली जॉइंड थ्रू अ सब्सटीट्यूटेड अमाइड लिंकेज। तो अब 2 अम्यूनो एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोवलेंट लिंकेज के साथ जॉइंड होते हैं और ये कुछ मतलब इसमें कुछ एक सब्सटीट्यूट जो है अमाइड लिंकेज है, वो मतलब H2O रिमूव होता है 2 अमाइड की फॉर्मेशन में। तो ये जो टर्म है जो जिससे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सच अ लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वाटर। तो ये जो 2 अमीनो एसिड हैं जो एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, वो लिंक कैसे होते हैं कि लिंकेज में ये क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन जो है उसे रिमूव करते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। फ्रॉम अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अम्यूनो एसिड एंड अल्फा अम्यूनो ग्रुप ऑफ अनदर। तो इसमें क्या है कि एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अटैच्ड होता है अम्यूनो ग्रुप से एक दूसरे के। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, अ कॉमन क्लास ऑफ रिएक्शन इन लिविंग सेल्स। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है जो, वो कंडेंसेशन रिएक्शन से होती है। तो ये जो कॉमन क्लास होती है, ये मतलब जो सेल्स होती हैं, जो क्लास होती है इनकी रिएक्शन की, वो लिविंग सेल्स की होती है। अंडर स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल कंडीशंस द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन शोन इन फिगर 3 to 13 फेवर्स द अम्यूनो एसिड ओवर द पेप्टाइड। तो ये जो ये अम्यूनो एसिड हैं ये क्या करते हैं, ये पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो हम आगे देखेंगे और रिएक्शंस जो हैं इसमें, टू मेक द रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली मोर फेवरेबल, जिससे कि ये रिएक्शंस और ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल हो जाए। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप मस्ट बी केमिकली मोडिफाइड। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो केमिकली मोडिफाइड होना चाहिए और एक्टिवेटेड सो दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन बी मोर रेडिली एलिमिनेटेड। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो केमिकली मोडिफाइड होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक्टिवेटेड हो और फिर क्या करे, ये रेडिली एलिमिनेट करे। अ केमिकल अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम इज आउटलाइंड लेटर इन दिस चैप्टर। और अब इसके लिए जो केमिकल अप्रोच है वो हमें इस चैप्टर में लेटर ऑन हमने पढ़ी है। द बायोलॉजिकल अप्रोच टू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ मेजर टॉपिक ऑफ चैप्टर 27। तो चैप्टर 27 में जो मेजर टॉपिक है इन बॉन्ड फॉर्मेशन की वो हमें मिली है, मतलब जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वो। 3 अम्यूनो एसिड कैन बी जॉइंड बाय 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ ट्राईपेप्टाइड। तो तीन अम्यूनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, किसकी फॉर्मेशन के लिए, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए। और मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं यानी कि ट्राईपेप्टाइड बन रहा है। सिमिलरली अम्यूनो एसिड कैन बी लिंक टू फॉर्म टेट्रापेप्टाइड्स। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, जो अम्यूनो एसिड हैं वो लिंक होकर टेट्रापेप्टाइड भी बना सकते हैं और पेंटापेप्टाइड भी बना सकते हैं।
When a few amino acids are joined in this fashion, the structure is called oligopeptide. और जब कुछ अमीनो एसिड इस फैशन में जब जॉइन हो जाते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो हम उनको ओलिगोपेप्टाइड्स कहते हैं. व्हेन मेनी अमीनो एसिड आर जॉइन, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड. और जब बहुत सारे अमीनो एसिड जॉइन हो जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. सो प्रोटीन्स में हैव थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज. तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड के रेसिड्यूज हो सकते हैं. ऑल्दो द term protein and polypeptide are sometimes used interchangeably. यानी कि हम पॉलीपेप्टाइड को और प्रोटीन मतलब एक ही चीज़ हुआ है, हम इनको इंटरचेंज करके बोल सकते हैं. मॉलिक्यूल रिफर्स टू पेप्टाइड जनरली हैव मॉलिक्यूलर वेट बिलो 10,000. लेकिन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन को हम एक्सचेंज करके बोल सकते हैं. लेकिन पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो जिनका जो वेट है वो 10,000 से नीचे है, और जबकि प्रोटीन्स वो होते हैं जो कि हाइयर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं. तो ये हमें एक डिफरेंस पता चल गया पॉलीपेप्टाइड का और किसका, प्रोटीन्स का. तो अब हमें जो फिगर है उसमें ये शोन है कि जो पेंटापेप्टाइड्स हैं वो हमको अम्यूनो एसिड के वो हमें ऑफन वो हमें दिख जाते हैं. इसमें क्या होता है, ये हमें दिखा हुआ है एक्चुअली में. तो इसमें क्या है, जो रेसिड्यूज़ हैं, जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन एटम को लूज़ करता है और अम्यूनो एसिड और हाइड्रोक्सिल की जो मियोटी है वो उसकी फॉर्मेशन कर रहा है. और जो पेप्टाइड है वो क्या है, वो अम्यूनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं. एट द एंड विद अ फ्री अल्फा अम्यूनो ग्रुप इज़ अम्यूनो टर्मिनल, दैट इज़ एन टर्मिनल रेसिड्यू. तो अब ये फॉर्मेशन है, अब यहाँ पे हमको दिया है एक फॉर्मेशन दी है हमें पेप्टाइड बॉन्ड की. तो ये COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH है और ये एमाइन ग्रुप का NH2 का H है. तो इसमें से क्या है, H2O रिमूव हो रहा है और ये यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड हो रही है. ये H2O रिमूव हो गया और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए. तो ये इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ जो पेंटापेप्टाइड है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे. तो ये पेंटापेप्टाइड है, इसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेसिड्यू द सेम द एट द अदर, जिसमें कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो फ्री है, वो क्या कहलाता है, वो कार्बोक्सिल टर्मिनल कहलाता है. ऑल्दो हाइड्रोक्सिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एक्सर्जेनिक रिएक्शन. तो ये जो हाइड्रोलिसिस होती है पेप्टाइड बॉन्ड की वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये बहुत धीरे धीरे क्या होती है, मतलब ये इसीलिए है क्योंकि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है. एज अ रिज़ल्ट पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन आर क्वाइट स्टेबल. इसीलिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी जो एवरेज लाइफ है वो भी 7 सालों की होती है, मतलब 7 ईयर्स की है इंटरसेलुलर कंडीशंस में. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ पेप्टाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर आयनाइजेशन बिहेवियर. जो ये पेप्टाइड्स हैं ये अपनी आयनाइजेशन बिहेवियर से क्या हो सकते हैं, मतलब हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम इनको अलग कर सकते हैं. पेप्टाइड कंटेन्स ओनली वन फ्री अल्फा अम्यूनो ग्रुप. जो पेप्टाइड्स होते हैं उनमें एक फ्री अल्फा अम्यूनो ग्रुप होता है एंड वन फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इनके पास एक फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एट अपोजिट एंड्स ऑफ द चेन की अपोजिट एंड्स में. ठीक है, these groups ionize as they do in free amino acids. Although the ionization constant are different because an oppositely charged group is no longer linked to the alpha carbon. तो अब ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है ये क्या है, ये डिफरेंट है क्योंकि जो अपोजिट चार्ज ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है अल्फ़ा कार्बन से. जो अल्फ़ा अम्यूनो है और अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है of all non-terminal amino acid are covalently joined in the peptide bonds. तो ये जो है अल्फ़ा अम्यूनो एसिड और अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये क्या है, ये नॉन टर्मिनल अम्यूनो एसिड से ज्वाइंड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली, which do not ionize and thus do not contribute to the total acid base behavior of peptides. तो ये क्या है, ये आयनाइज नहीं होता है और ये कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है एसिड बेस के बिहेवियर में पेप्टाइड्स में.
हाउएवर द R ग्रुप ऑफ सम अम्यूनो एसिड कैन आयनाइज। इसके अलावा जो R ग्रुप होता है कुछ अम्यूनो एसिड्स का, वो आराम से आयनाइज हो सकता है। एंड इन अ पेप्टाइड दीज कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। और एक पेप्टाइड में ये इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है कि इसकी जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ हैं किसी मॉलिक्यूल की। Thus, the acid-base behavior of peptide can be predicted from its free alpha amino and alpha carboxylic group. तो हम किसी भी पेप्टाइड जो चेन है उसकी एसिड प्रॉपर्टी है, उसका बेस बिहेवियर है, ये हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब जो उसमें फ्री अम्यूनो एसिड है या फिर फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके थ्रू। सो द नेचर एंड नंबर ऑफ आयनाइजेबल आर ग्रुप्स। Like free amino acid, peptides have characteristic titration curve and a characteristic isoelectric pH. तो जो फ्री अम्यूनो एसिड्स होते हैं या पेप्टाइड्स होते हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होता है जो हमने इससे पहले वाले में डिस्कस किया था। और उनका एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता होता है, ठीक है। उनका एक प्रॉपर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है जिसको हम पीआई कहते हैं। और इस आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव नहीं करता है, यानी कि वो ना एनोड की तरफ जाएगा ना कैथोड की तरफ जाएगा। सो बेसिकली इट इज़ चार्जलेस एट पीआई और पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में। These properties are exploited in some of the techniques. अब ये जो प्रॉपर्टी है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में वो कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है वाली, ये प्रॉपर्टी बहुत सारी टेक्निक्स में क्या है यूज़ होती है, जिसमें ये जो पेप्टाइड्स हैं और प्रोटीन्स हैं हम उनको अलग करते हैं, हम उनको सेपरेट करते हैं। तो हम आगे इस चैप्टर में ये टेक्निक जो है जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर रही है इस प्रॉपर्टी का वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इट शुड बी एम्फसाइज्ड दैट pKa वैल्यू फॉर आयनाइजेबल R ग्रुप कैन चेंज समवट व्हेन एन अम्यूनो एसिड बिकम्स अ रेसिड्यू इन अ पेप्टाइड। तो ये जो आयनाइजेबल R ग्रुप है वो जब हम चेंज करते हैं तो ये क्या है, ये अमीनो एसिड रेसिड्यू जो है एक पेप्टाइड में, द लॉस ऑफ चार्ज इन द अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एंड अल्फ़ा अम्यूनो ग्रुप। तो ये क्या है, मतलब ये जो चार्ज है वो लूज़ हो जाता है अल्फ़ा कार्बोक्सिल में या फिर अल्फ़ा अम्यूनो ग्रुप में। द इंटरेक्शन विद अदर पेप्टाइड आर ग्रुप एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन अफेक्ट द pKa। तो ये जो इंटरैक्शंस है पेप्टाइड के आर ग्रुप का या जो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो pKa को अफेक्ट कर सकते हैं। द pKa वैल्यू फॉर आर ग्रुप, जो ये pKa वैल्यू है आर ग्रुप के लिए वो हमें आगे की टेबल में लिस्टेड है, कैन बी यूजफुल गाइड टू द pH रेंज इन विच अ गिवन ग्रुप विल आयनाइज। तो ये जो pH रेंज है ये गिवन ग्रुप में जो कि आयनाइज हो सकता है, बट दे कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू पेप्टाइड्स। लेकिन ये हम पेप्टाइड्स में अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ वी हैव बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स अकर इन वास्ट रेंज ऑफ साइज। तो अभी जो बायोलॉजी में जो एक्टिव पेप्टाइड्स हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये बहुत वास्ट रेंज में उनके साइज़ में होते हैं, साइजेस में होते हैं। No generalization can be made about the molecular weight of biologically active peptides and protein in relation to their functions. तो हम किसी भी तरीके की जो जनरलाइजेशन है वो हम नहीं बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। किसी भी बायोलॉजिकली एक्टिव जो पेप्टाइड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम कुछ भी जनरलाइजेशन नहीं बना सकते। मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके बेसिस में हम उसका फंक्शन नहीं बता सकते। नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड्स रेंज इन लेंथ फ्रॉम 2 to many थाउजेंड ऑफ अम्यूनो एसिड रेसिड्यूज। तो ये जो नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड्स होते हैं ये उनकी डिफरेंट लेंथ होती हैं। मतलब 2 से बहुत थाउजेंड्स तक अम्यूनो एसिड तक ये क्या है, ये रेंज ये वेरी करती हैं। Even the smallest peptide can have biologically important effects। मतलब कि वो पेप्टाइड जो कि बहुत ही छोटी स्मॉलेस्ट पेप्टाइड्स की बनी हुई है वो भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट शो कर सकती हैं
कंसिडर द कमर्शियली सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड एल एस्पार्टली और एल एस्पार्टाइल एल फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। ये जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये एस्पर्टामाइन से ज़्यादा क्या है अच्छा माना जाता है। इसको हम न्यूट्रा स्वीट भी कहते हैं, मतलब जो न्यूट्रा स्वीट है इसका मतलब एस्पर्टामाइन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एस्पर्टामाइन का फिगर और ये हमें दिया हुआ है एलेनाइल ग्लूटामाइल लाइसिन का फिगर। सो मैनी स्मॉल पेप्टाइड्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट एट वेरी लो कंसंट्रेशन। तो ये जो स्मॉल पेप्टाइड्स होती हैं ये अपना इफ़ेक्ट जो है वो हमें बहुत लो कंसंट्रेशन में भी दिखाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ वर्टिब्रेट हार्मोन्स, जैसे कि बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हार्मोन हैं वो क्या है स्मॉल पेप्टाइड्स के बने हुए होते हैं। दिस इंक्लूड ऑक्सीटोसिन, इनमें ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीटोसिन में क्या है 9 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैं विच इज़ सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो ऑक्सीटोसिन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन है वो बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन करता है। ब्रेडिकाइनिन जो है वो 9 रेसिड्यूज़ का बना हुआ है और ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है जो टिश्यूज़ का इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज़ को। इसके बाद टायरोट्रोपिन जो होता है वो रिलीज़ होता है। 3 रेसिड्यूज़ का फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस और से फॉर्म्ड है और ये स्टिमुलेट करता है, रिलीज़ करता है अदर जो हार्मोन्स हैं उनका मतलब उनका रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है। फिर है टायरोट्रोपिन, जो टायरोट्रोपिन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बना हुआ होता है और ये कुछ जो टॉक्सिक मशरूम्स पॉइजन्स हैं उनसे ये रिलीज़ होता है, जैसे कि एमेनिटीन है जो कि एक बहुत स्मॉल क्या है पेप्टाइड है और ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी हैं। सो स्लाइटली लार्जर आर स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स एंड ओलिगोपेप्टाइड्स सच एज पेनक्रिटिक हार्मोन इंसुलिन। इसके बाद कुछ और एग्जांपल दिए हैं हमें, जैसे इंसुलिन हो गया विच कंटेन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, वन हैविंग 30 अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड द अदर हैज़ 21। तो इसके भी बहुत कम पॉलीपेप्टाइड के रेसिड्यू हैं। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा एक हार्मोन दिया हुआ है जो कि पेनक्रिटिक हार्मोन है जो कि 29 रेसिड्यूज़ का बना हुआ है जिसका नाम ग्लूकागन है। ये भी पेनक्रियास से ही रिलीज़ होता है और ये इंसुलिन के अफेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है, यानी जैसे इंसुलिन एब्जॉर्प्शन करवाता है उसका शुगर का इनसाइड आर बॉडी, तो ग्लूकागन क्या करता है, इंक्रीज़ कराता है हमारी बॉडी में शुगर का लेवल। उसके बाद कॉर्टिकोट्रोफिन जो है वो 39 रेसिड्यूज़ का बना हुआ है। ये एक हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को। सो हाउ लॉन्ग आर द पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं प्रोटीन में कितनी लंबी होती हैं। सो इनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है कंसीडरेबली। जो ह्यूमन साइटोक्रोम सी है वो 104 अमीनो एसिड का रेसिड्यू है और ये एक ही सिंगल चेन से लिंक्ड है। उसके बाद जो बोवीन काइमोट्रिप्सिनोजन है वो 245 रेसिड्यूज़ का बना हुआ है। एट द एक्सट्रीम इन टाइटन, अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ वर्टिब्रेट मसल्स विच हैज़ नियरली 27,000 अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 3 लाख। इसके बाद जो वास्ट मेजॉरिटी होती है नेचुरली जो लिविंग प्रोटीन्स की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, उसमें कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं। अब कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं, लेकिन जो दूसरे और होते हैं वो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स के बने हुए हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से एसोसिएटेड है नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब एक जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी मल्टीपल सब यूनिट मतलब मल्टी सब यूनिट होती हैं प्रोटीन्स की, जो हम मतलब जो आइडेंटिकल होती हैं या फिर डिफरेंट होती हैं, तो वो सेम होंगी या तो फिर वो अलग होंगी। इफ़ एटलीस्ट 2 आर आइडेंटिकल द प्रोटीन इज सेट टू बी ओलिगोमेरिक, यानी कि अगर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब मल्टी यूनिट्स हैं प्रोटीन की और अगर उसमें से 2 भी आइडेंटिकल प्रोटीन हैं तो हम उसको ओलिगोमर कहेंगे।
and the identical unit consist of one or more polypeptide chain are referred to as protomers। और अगर यही जो सेम आइडेंटिकल जो अम्यूनो एसिड है या फिर आइडेंटिकल जो पॉलीपेप्टाइड है वो एक या एक से ज़्यादा यूनिट की जुड़ी हुई है साथ में, तो उनको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। जैसे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल, हमें हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होती हैं, 2 आइडेंटिकल होती हैं अल्फ़ा चेन और 2 फिर आइडेंटिकल होती हैं बीटा चेन। तो ये जितनी भी 4 चेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन से ऐड हैं। तो इसमें जो अल्फ़ा सब यूनिट है जो कि आइडेंटिकल है और जो बीटा सब यूनिट है वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं, तो ये क्या एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन बना रही हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है उसको हम एक टेट्रामर यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर हम इनको डाइमर्स भी कह सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा के प्रोटोमर्स भी कह सकते हैं। So a proteins contain 2 or more polypeptide chain linked covalently। अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उनकी, वो उनकी कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब हमें इसमें एग्जाम्पल दिया है कि 2 इंसुलिन की जो चेन है वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के अटैच्ड होती हैं। In such cases, the individual polypeptide are not considered subunit but are commonly referred to simply as chain। तो ये जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं वो मतलब ऐसे कंसिडर नहीं होती सब यूनिट की तरह, ये कॉमनली सिंपली एज अ चेन ये है, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ अम्यूनो एसिड रेसिड्यू इन अ सिंपल प्रोटोन चेन containing no other chemical constraint by dividing its molecular weight by 1100। तो अब उसके बाद हमारा जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 20 कॉमन अम्यूनो एसिड्स का वो 138 है। जो स्मॉलर अम्यूनो एसिड है वो क्या है, वो प्रीडोमिनेट करते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स को। ये क्या है, हम जब इसको लेते हैं अकाउंट में, जो प्रपोर्शन होता है बहुत सारे अम्यूनो एसिड का वो प्रोटीन्स में है। जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है प्रोटीन के अम्यूनो एसिड्स का वो 128 के आसपास है। अब ये जो मॉलिक्यूल वाटर है जैसे कि जो 18 है वो इससे मतलब वो इससे क्रिएट होता है। जो 18 मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसीलिए रिमूव होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड से, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है अम्यूनो एसिड के रेसिड्यू का वो 110 हो जाता है फिर, मतलब ये रिमूव करने के बाद पानी को। तो देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विद अस विच इज़ पॉलीपेप्टाइड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक अम्यूनो एसिड कंपोजिशंस। तो अब जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं उनमें अम्यूनो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन होती है, यानी अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग विशेषताओं की कंपोजिशन होती है। तो पहले पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड और प्रोटीन विच विथ एसिड यील्ड अ मिक्सचर ऑफ फ्री अल्फा अम्यूनो एसिड। तो अब जब हम एक पेप्टाइड या प्रोटीन का जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें एक फ्री अल्फा अम्यूनो एसिड मिलता है। व्हेन completely hydrolyzed, each type of protein yield a characteristic proportion or mixture of the different amino acid। तो जब हमने कंप्लीट इसका हाइड्रोलाइज करवाया प्रोटीन का, तो ये यील्ड करता है कैरेक्टरिस्टिक प्रोपोर्शन को, मतलब डिफरेंट जो अम्यूनो एसिड है उनके मिक्सचर को। द 20 common amino acid almost never occur in equal amount in protein। तो ये जो 20 अम्यूनो एसिड हैं वो कभी भी इक्वल अमाउंट में नहीं होते हैं किसी भी प्रोटीन में। सम अम्यूनो एसिड में अकर ओनली वंस और नॉट एट ऑल इन अ गिवन टाइप ऑफ प्रोटीन, अदर में अकर इन लार्ज नंबर्स। तो कुछ अम्यूनो एसिड जो हैं वो बहुत कम अमाउंट में एक प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो दूसरे वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमें टेबल 3 में ये चीज़ शोन है कि जो कंपोजिशन होती है अम्यूनो एसिड की एक मिक्सचर में, वो हम इस चीज़ से ऑब्टेन कर सकते हैं। किस चीज़ से ऑब्टेन कर सकते हैं कि हम कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज करते हैं एक बोविन साइटोक्रोम सी को और एक क्राइमोट्रिप्सिनोजन को। जो क्राइमोट्रिप्सिनोजन है वो क्या है, इनएक्टिव प्रिकर्सर है डाइजेस्टिव एंजाइम का। तो
जो इसका इनएक्टिव प्रिकर्सर है वो ट्राइमोट्रिप्सिन है. सो दीज टू प्रोटीन्स विथ वेरी डिफरेंट फंक्शंस ऑल्सो डिफरेंट सिग्निफिकेंट इन रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच काइंड ऑफ अम्यूनो एसिड दे कंटेन. तो ये दोनों प्रोटीन क्या है, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, और इनका जो रिलेटिव नंबर होता है वो भी अलग होता है कि ये कितने अम्यूनो एसिड कंटेन करते हैं. Complete hydrolysis alone is not sufficient for an exact analysis of amino acid composition. तो अब इनका जो complete हाइड्रोलिसिस है वो मतलब इनका complete हाइड्रोलिसिस अकेले ही sufficient नहीं होता है इनके अम्यूनो एसिड की composition के लिए. However, because some side reaction occur during the प्रोसीजर. इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी जो साइड चेन्स हैं, साइड रिएक्शंस हैं, वो भी होती हैं इस प्रोसीजर में. फॉर एग्जाम्पल द अमाइड बॉन्ड्स इन द साइड चेन ऑफ एस्पार्जिन एंड ग्लूटामीन आर क्लीव्ड बाय एसिड ट्रीटमेंट. इसके बाद हमें एग्जाम्पल दिया है कि जो अमाइड बॉन्ड्स हैं जिनमें साइड चेन्स में एस्पार्जिन के या ग्लूटामाइन के वो क्लीव होते हैं, मतलब वो टूटते हैं, वो हम उनको तोड़ते हैं एसिड ट्रीटमेंट से, जिससे कि वो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. द साइड चेन ऑफ ट्रिप्टोफान इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिग्रेडेड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस. तो अब ये जो साइड चेन है ट्रिप्टोफान की वो कम्प्लीटली क्या है, वो डिग्रेड हो सकती है यानी एसिड हाइड्रोलिसिस से. एंड सम अमाउंट ऑफ सीरीन, थ्रियोनाइन and tyrosine are also lost. When a precise amino acid composition is required, biochemists use additional procedure to resolve ambiguity of that of remaining acid hydrolysis. तो अब हमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं ऊपर. तो ये हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन दिए हुए हैं और उनमें कितनी कितनी रेसिडुअल चेन्स हैं वो भी दी हुई हैं और कितनी पेप्टाइड चेन्स हैं इनमें ये भी है. तो जैसे हम हीमोग्लोबिन लें तो हीमोग्लोबिन में 4 हैं, ठीक है. उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें 5 हैं. सो उसके अलावा जो ये है हमारा क्या है, जो लिपोप्रोटीन है उसकी क्लासेस हमको दी हुई हैं ये इस तरीके से. उसके बाद ये क्या है, अम्यूनो एसिड हैं बहुत सारे. Now let's get started with some proteins contain chemical groups other than amino acids. तो कुछ प्रोटीन्स में क्या होता है, केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो कि अम्यूनो एसिड से अलग होते हैं. Many proteins, for example the enzyme ribonuclease A and chymotrypsinogen, contain only amino acid residue and no other chemical constituent. तो ये क्या है, ये एंजाइम्स जो है राइबोन्यूक्लियस ए और चाइमोट्रिप्सिनोजन को कंटेन करते हैं और इसके अलावा इनमें कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है. दीज आर कंसीडर सिंपल प्रोटीन. तो हम इनको सिंपल प्रोटीन कहते हैं. However, some proteins contain permanently associated chemical components in addition to amino acid. These are called conjugated proteins. इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब जो कि एसोसिएटेड होते हैं केमिकल कंपोनेंट से, मतलब इन अम्यूनो एसिड के एडिशन में, जिसको हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं. The non-amino acid part of conjugated protein is usually called its prosthetic group. तो ये जो नॉन एसिड वाला पार्ट होता है कंजुगेटेड प्रोटीन का, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं. कंजुगेटेड प्रोटीन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. और ये जो कंजुगेटेड प्रोटीन है हम इनको क्लासिफाई करते हैं इन्हीं केमिकल जो केमिकल नेचर होता है इन्हीं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का, उसके बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल लिपोप्रोटीन कंटेन लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन शुगर ग्रुप एंड metalloprotein contain a specific metal. A number of proteins contain more than one prosthetic groups. Usually the prosthetic group play an important role in the protein biological function. तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन में.
Okay, then we have our next topic, which is there are several levels of protein structure. So, for large macromolecules such as protein, the task of describing and understanding structure are approached at several levels of complexity, arranged in a kind of conceptual hierarchy. तो अब ये जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है, तो इसका टास्क ये होता है, ये समझने में भी होता है कि इसमें सेवरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, या ये जो है ये बहुत हायरार्की में क्या है, अरेंज्ड है। फॉर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर कॉमनली डिफाइंड, तो हमें 4 लेवल के प्रोटीन स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफाइंड हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स, मैनी पेप्टाइड एंड डाइसल्फाइड अमीनो एसिड। तो इसके जो 4 हमने स्ट्रक्चर जो हैं वो हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड वाले में क्या होता है, ये पर्टिकुलरली इसको स्टेबल करने के लिए जो है अमीनो एसिड इसमें इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, 3 डायमेंशनल फोल्ड है पॉलीपेप्टाइड का। उसके बाद जो क्वाटरनरी है उसमें 2 या उससे ज़्यादा जो सब यूनिट्स हैं वो अरेंज होती हैं एक स्पेस में, और वो क्वाटरनरी की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हम देखेंगे आगे लेवल चैप्टर 4 में। तो अब समरी है इसकी, जो अमीनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड में ज्वाइन होते हैं और पेप्टाइड और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये जर्नली थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन को कंटेन करती है, और इनकी डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत लंबे पॉलीपेप्टाइड के चेन्स हैं, 100 से 1000 तक। और ये क्या है, ये नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड है अमीनो एसिड की। और इनमें जो प्रोटीन है वो कंपाउंड वो कैसा है, वो नॉन कोवलेंटली कंपोज्ड है और सब यूनिट्स अटैच्ड हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटीन की, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको हम जनरली रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम, मतलब 4 स्ट्रक्चर जनरली हमें पता है। तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये अमीनो एसिड का मतलब एक उसमें अटैच्ड है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि एक ही लाइन जो है वो है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी में ये क्या है, ये एक हेलिक्स बना रहा है। फिर उसके बाद टर्शरी में क्या है, थोड़ा और हेलिक्स बना रहा है। और क्वाटरनरी में क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। सो देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्किंग इन प्रोटीन. We shall discuss it in our next chapter, next video, upcoming video. So till then, keep revising, keep supporting. Thank you so much.